हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। ये जो सेशन है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो एनसीपी के चीफ हैं शरद पवार, वो क्यों अपोज कर रहे हैं आरबीआई के सुपरविज़न को। अभी कुछ चेंजेस किए गए आरबीआई रेगुलेशन एक्ट के अंदर, जिसके अंदर जो भी आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सारे कोऑपरेटिव बैंक्स डायरेक्ट जो है आरबीआई के सुपरविज़न के अंडर में आ गए हैं। तो एनसीपी यहाँ पे इनको अपोज कर रही है और उसी के रिगार्डिंग हम इस पूरे इशू को देखेंगे कि क्या चेंजेस किए गए, क्यों चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी और यहाँ पे एनसीपी क्यों उनका विरोध यहाँ पे कर रही है। फाइन, स्टार्ट करने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे जो फ्री क्लासेस हैं उनके लिए आप मुझे इस लिंक पे एक्सेस कर सकते हैं। रिसेंट में अगर आप देखेंगे एनसीपी चीफ, तो उन्होंने जो शरद पवार हैं उन्होंने अभी एक टास्क फोर्स बनाया है जो क्या कर रहा है, बेसिकली अपोज करेगा कि आरबीआई के सुपरविजन में आपने कोऑपरेटिव बैंक्स को यहाँ पे लाया है। इसका हम जो है अपोजिशन कर रहे हैं, इसका विरोध हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या एलिगेशन यहाँ पे लगाए जा रहे हैं एनसीपी के द्वारा। एनसीपी कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये आपका वीक करना चाह रही है, कोऑपरेटिव बैंकिंग को वीक यहाँ पे करना चाह रही है। इसके अलावा जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं इनको पावरफुल बनाना, इस तरह से कुछ करना चाह रही है। तो क्या वाकई में ये रीज़न है या फिर कुछ और रीज़न है जो जहाँ पे एनसीपी के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। तो इस पूरे इशू को देखते हैं। पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या हैं, है ना। कोऑपरेटिव बैंक्स आपके सारे बैंकिंग के जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। डिपॉजिट लेना, क्रेडिट लोन वगैरह देना। बेसिकली इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप देखोगे एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में होते हैं या फिर रूरल बेस्ड जो इंडस्ट्री है वहाँ पे ये परफॉर्म करते हैं। इनको सपोर्ट आपका मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, आरबीआई, नाबार्ड, ये सब इनको सपोर्ट करते रहते हैं। हर तरह के ये लोन देंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो इसके मेंबर्स होते हैं, ओके, वही इसके कस्टमर के रूप में भी रहते हैं। और कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं इसमें दो तरह का ड्यूअल रेगुलेशन चलता है। एक तो कोऑपरेटिव बैंक ऑलरेडी आपके रजिस्टर होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर में। इसके अलावा आरबीआई इसको रेगुलेट करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में और बैंकिंग लॉज एक्ट के अंडर में। फाइन, तो अभी जो चेंजेस किए गए हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर में किए गए हैं। कोऑपरेटिव बैंक की स्ट्रक्चर आप देखोगे तो अपेक्स लेवल पे ये होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दैट इज़ ऑन द फर्स्ट वन। फिर डिस्ट्रिक्ट पे होता है और थर्ड बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे आपकी ये क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए लोन डिस्पर्स करती हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं किस तरह के चेंजेस आरबीआई ने किए। आरबीआई, हाउ द आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बीन अमेंडेड, किस तरह से अमेंड किया गया। अभी हमने देखा ड्यूअल रेगुलेशन होता है, ठीक है। ड्यूअल रेगुलेशन हो रहा है मतलब एक तो आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, एक जो स्टेट रजिस्ट्रार है सोसाइटीज़ का वो इसको रेगुलेट कर रहा है। तो इस ड्यूअल रेगुलेशन की वजह से ये जो बैंक्स थे, कोऑपरेटिव बैंक्स थे, ये प्रॉपर स्क्रूटनी के अंदर नहीं आ रहे थे, है ना। और इसकी वजह से देखा जा रहा था कि काफ़ी सारे जो है फेलियर्स यहाँ पे देखे जा रहे हैं, फ्रॉड्स देखे जा रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के कंटेक्स में। इनका एनपीए भी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो फिर लास्ट ईयर पार्लियामेंट ने इसमें चेंज किया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुछ चेंजेस किए और इस चेंजेस के साथ ही जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है वो डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर आ गए आरबीआई के। फॉर एग्जांपल अब ये क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, आरबीआई के अप्रूवल के साथ जो है इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। इनके जो भी मेंबर है या कोई भी जो अदर पर्सन है उनको इस तरह से शेयर इशू कर सकते हैं कैपिटल रेज करने के लिए या जो प्रॉफिट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। कैपिटल रेज करने के लिए ये क्या करेंगे, ये आपके अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, डिबेंचर क्या होता है, एक तरह का बॉन्ड होता है। बॉन्ड मतलब बोरोविंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करेंगे, कैपिटल रेज करने के लिए, बोरो करने के लिए बॉन्ड इशू कर देंगे। अब मान लीजिए आप हैं, आप किसी XYZ कोऑपरेटिव बैंक मतलब सहकारी बैंक का ये 1,000 रुपये का या 10,000 रुपये का बॉन्ड खरीदते हैं, ठीक है। तो वो बॉन्ड आपने खरीद लिया और बैंक को 10,000 रुपये इस तरह से दे दिए। अब बॉन्ड पे जो भी इनकम होगी वो आपका है, लेकिन ये अनसिक्योर हैं। अनसिक्योर हैं तो जो भी आपका सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, उसकी रेप्यूटेशन पे लोग इसको खरीदेंगे कि हाँ यार यहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं तो हमें कुछ मुनाफा ही होगा, पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मतलब ये हो गया कि जो नॉन मेंबर्स हैं वो भी इसके शेयर होल्डर सब बन सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस आरबीआई ने यहाँ पे किए। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई बैंक आपका इस तरह से फेल हो रहा है ना, डूब रहा है, तो वहाँ पे आरबीआई डिफरेंट तरीके से पैसा रेज कर सकता है, कैपिटल रेज कर सकता है। तो जो फेलिंग बैंक है उनको बचाया जा सकता है बहुत जल्दी। ये कुछ चेंजेस यहाँ पे लाए। क्यों चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, है ना। चेंज करने की ज़रूरत क्यों यहाँ पे पड़ी, देखिए आपके जो कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, लोगों के डिपॉजिट्स वहाँ पे इन्वॉल्व है। लगभग 5 लाख करोड़ का तो यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं। फाइन,
और डिपॉजिटर बेस है इतने सारे 8.6 करोड़ डिपॉजिटर इसका बेस है। और फाइनेंस मिनिस्टर का अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं तो वो ये कह रही हैं कि बहुत सारे आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, ओके, अराउंड 277 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वर देयर, जो बहुत वीक हैं। और इसमें से कुछ बैंक तो ऐसे हैं जो कि जिनका ओवरऑल आप देखोगे नेगेटिव में जा रहा है, ओके, इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो भी है वो पूरी नहीं हो रही है, या फिर इनका एनपीए बहुत ज़्यादा जा रहा है। एनपीए का मतलब हो गया नॉन परफॉर्मिंग असेट इनके ज़्यादा हैं। एनपीए ऐसा पैसा होता है जो बैंक ने कोई कमर्शियल लोन दिया है तो उस पर आपको 3 महीने तक अगर ईएमआई नहीं आती है तो उसे हम कह देते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो कहने का मतलब है जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वहाँ पे काफ़ी सारे फेलियर्स ऑब्जर्व किए जा रहे थे, इनकी परफॉर्मेंस कम थी, इनका एनपीए बढ़ रहा था। फाइन, ये सारे इश्यूज आपके सॉर्ट आउट नहीं हो रहे थे। और इससे भी बड़ी एक बात सामने जो आ रही थी वो ये था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे देखा जा रहा था। यहाँ पे जो भी स्टाफ है उसके अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, उसकी वजह से क्या है, ओवरऑल इनएफिशिएंसीज हैं, बैंकिंग के परफॉर्मेंस में इनएफिशिएंसी देखी जा रही है। क्लियर? तो इन सब इश्यूज़ को डील करने के लिए आरबीआई ने वहाँ पे चेंजेस किए और डायरेक्ट अपने सुपरविजन के अंदर में इसको ले लिया। अब एनसीपी इसको अपोज क्यों कर रही है? देखिए, जितने भी इंडिया के अंदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, लगभग 1500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें से 1/3, ओके, अराउंड 497 जो बैंक हैं वो केवल अकेले महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र में है 1/3 आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इनमें कितना पैसा इन्वॉल्व है? अराउंड 3 लाख करोड़ रुपीज़ आर देयर, ओके, 3 ट्रिलियन रुपीज़ यहाँ पे आपके इन बैंकों के अंदर हैं। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरी बात है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ दीज बैंक्स आर कंट्रोल्ड बाय द एनसीपी लीडर्स। एनसीपी के जो लीडर्स हैं उनका कंट्रोल है इन बैंक्स के ऊपर। तो अब क्या होगा, अगर आरबीआई के कंट्रोल में ये डायरेक्ट आ जाता है तो एक अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। जो भी लीडर्स हैं जो अभी तक फ्री इस तरह से थे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वो डायरेक्ट स्क्रूटिनी के अंदर आ जाएंगे कि कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो आरबीआई की स्क्रूटिनी के अंदर है, वहाँ पे ऑडिट आपका चलता रहेगा, जिससे अभी तक वो बचे हुए थे। तो इसलिए यहाँ पे अपोज किया जा रहा है क्योंकि एनसीपी लीडर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन बैंक्स के अंदर, इतना सारा पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए एनसीपी इसको पूरा एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर इस मूव को अपोज करने की बात कर रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आरबीआई का सुपरविजन कोऑपरेटिव बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो कोऑपरेटिव बैंक है उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। उनका जो एनपीए है या जो इस तरह की नॉन परफॉर्मेंस वाली चीज़ें हैं वो कम हो रहा है। ओवरऑल इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, डिपॉजिटर्स का जो पैसा है वो वहाँ पे सेफ रहेगा। दैट्स वाई आरबीआई ने ये स्टेप लिया। एनसीपी क्यों अपोज कर रही है इसकी हम बात कर चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। ये आपका टेलीग्राम लिंक है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ आपको इस लिंक पे मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको अपना प्लान चूज़ करना है, देन पुट द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। ये आपकी फ़ी स्ट्रक्चर है, ओके, इस तरह से आपका प्लान के अकॉर्डिंग फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा। आइकॉनिक में कुछ एडेड बेनिफिट्स हैं, पर्सनल मेंटर एट्सेट्रा, और इसमें भी आपका प्लान के अकॉर्डिंग फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा। आइकॉनिक पे भी आप जा सकते हैं, यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। 2 जून से आपका ये नया बैच कोर्स स्टार्ट हुआ है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल के लिए भी जा सकते हैं, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। प्लान के अकॉर्डिंग ये फ़ी स्ट्रक्चर आपकी मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। सिमिलर थिंग विल अप्लाई टू द कॉम्बो। कॉम्बो का मतलब है जीएस और ऑप्शनल की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। एंड 1 ईयर से ये सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल 1 ईयर के लिए 70,000 ये फीस है। इस पर आप RBLive कोड यूज़ करेंगे तो ये 10% से रिड्यूस हो जाएगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, यहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। सिविल सर्विस चैम्पियनशिप, ये फुल लेंथ टेस्ट है, 13 जून को फ्री टेस्ट ये होगा। यहाँ पे अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको CSE मेंटर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे प्राइसेस आप जीत सकते हैं। हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, हैव ए गुड डे।